है वो कब आएगा? कॉन्फिडेंस आता है यूज करने से, नॉलेज से, लेकिन वो हम लेते नहीं है। तो इसी का ध्यान रखेंगे तो हम हर मामले में नंबर वन है। उसके बावजूद भी परिस्थितियां वैसी की बहुत सारे लोग वैसी के वैसे हैं। तो मैं थोड़ा सा अगर आज की बात करूं तो ये मैंने एक स्टोरी सुनाई। अगर मैं आज की बात करूं, मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं, पहली बार काफी साथियों से मिल रहा हूं। तो मेरा नाम जरनैल सिंह रंधावा है। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूं और इस वर्ल्ड के नंबर वन कंसेप्ट में, इस मिशन में 2006 से हूं। आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे लेवल पे हूं, आरसीएम का सेवक हूं और मरते दम तक सेवक ही रहूंगा। आज मैं जिस जगह पे रह रहा हूं, कुरुक्षेत्र की सबसे शानदार सिटी है, फ्लावर सिटी, आप नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं। जहां पे जगह का जो रेट है 65-70 हजार रुपये गज है। आज मैं 2 से 2.5 करोड़ के घर में रह रहा हूं, बड़ा सुंदर शानदार घर है, साइंस और फिटिंग है, सब कुछ। आज हर सुख सुविधा मेरे पास है। 4-4 गाड़ियां मैंने यहां से परचेज की हैं। बैंकॉक, दुबई, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, विदेश यात्रा, आज हर ऐशो आराम मेरे पास है। भगवान की दया से जहां भी कहीं चले जाए प्रोग्राम देने के लिए तो लोग रिकॉर्ड करते हैं, वेलकम करते हैं, इज्जत मान सम्मान देते हैं। आज सब कुछ है। लेकिन आज जो मेरे पास है, कई लोग कहते हैं जी वो तो इसलिए कामयाब हो गया, वो तो अमीर था, उसका तो तुक्का लग गया, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं तो इसलिए नहीं कर सकता। एक्सक्यूज बहुत सारे ढूंढते हैं। तो मैं आज आपको अपनी कुछ रियल स्टोरी में आपको बताना चाहता हूं ताकि हम रिलेट कर सके। कैसा व्यक्ति आरसी, अगर मेरे जैसा व्यक्ति आरसी में कामयाब हो सकता है तो मैं कहता हूं दुनिया का हर व्यक्ति आरसी में कामयाब हो सकता है। बस एक चीज होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताऊं। आज लोगों को लगता है कि आप अच्छा बोल बोल पाते हैं, चाहे हजारों की गैदरिंग हो, ये हो। मैं कभी 4 लोगों में भी बोल नहीं सकता था। मेरी एजुकेशन में 8वीं फेल हूं और 8वीं भी मैं सिर्फ जुगाड़ू हूं। मतलब 8वीं भी मैंने कोई अपने दिमाग से पास नहीं की। मैं बिल्कुल एक कोरा कागज, सिंपल सरल व्यक्ति हूं। मैं मुझे सिर्फ पहले दिन से नकल मारने में माहिर हूं। 8वीं में मैंने जुगाड़ जुगूड़ से पर्चियां पुर्चियां छुपाने में, तो मैंने नकल मार के की। इंग्लिश में नकल चली नहीं तो मैं 8वीं इंग्लिश में रह गया। और मेरा एक मास्टर था, वो थोड़ा सा मेरे से खफा रहता था, बोला ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तू इंग्लिश फेल है मतलब फेल है। तो वो चिढ़ता था मेरे से। तो मैं एक बार का वाक्य आपको बताऊं, मैं किस टाइप का व्यक्ति था। हाँ, नकल के लिए अकल चाहिए, वो थोड़ी सी जरूरी है। तो मुझे कुछ आता तो था नहीं, तो हमारा एक साइंस का मास्टर था। वो डंडा रखता था बड़ा मोटा और कान पकड़वा के पीछे तसल्ली करता था, जो हमारी पिछली पिछली तसल्ली किताब, समझदार हो। अब आता तो मुझे कुछ था नहीं, अब वो डंडे बड़ी कसूती जगह मारता था तो दर्द भी होता था। तो मैंने एक स्कीम लगाई। मेरा चाचा फौजी था, वो फौज में ना निक्कर मिलती है फौजियों को। तो मैंने क्या किया, नीचे निक्कर डाल के ऊपर पैंट डाल के चला जाता था। तो बोले भाई जिस जिसको नहीं पता लंबे लाइन में लग जाओ, तो हम तो उनमें था ही, अपना नंबर तो था ही। तो वो जैसे पूरी तसल्ली से मारता, दर्द तो होता लेकिन मैं एक्टिंग करता दर्द होने की, आई, पर दर्द तो हो ही नहीं रहा था। तो बाकी दर्द दूसरों को बड़ी तसल्ली से हो। तो मतलब सिर्फ मैं जुगाड़ नकल मारने में माहिर था। तो मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए, तो लेकिन पढ़ाई में तो नकल चलती नहीं आगे जाके। लेकिन मैं ड्रीमर बहुत था। मैंने इतने काम किए, मैंने टायर पंचरों की दुकान की, मुनिम्मी की, दिहाड़ी तक मैंने की, ट्रकों पे मैं रहा। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा काम होगा जो शायद मैंने ना किया हो। एक बार बस साहब कहने लगे सर आपका मेन प्रोफेशन क्या है? मैं कहा जी ऐसा तो कोई काम है नहीं जो मैंने नहीं किया। अब मैंने काम करते वक्त अगर आज मैं हूं यहां पे, उसमें सबसे बड़ा रोल एक चीज का है सर, वो नोट कर लेना। वो है, मैं बचपन से ड्रीमर हूं। मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं। मुझे नहीं पता था कर्षण का नियम कैसे काम करता है, साइंस कैसे काम करती है, क्योंकि मैं तो मोलड जट था, मुझे क्या पता। लेकिन मैं कुदरती बचपन से पिक्चरें में बहुत देखता था। और मैं चाहता था कि अमीरों जैसी जिंदगी हो, ऐशो राम, गाड़ियां वाड़ियां ये वो। लेकिन मेरी बैकग्राउंड कैसी थी? मैं एक सिंपल से किसान परिवार से हूँ, 2 बड़े भाई हैं मेरे। वो थोड़ा सा गलत गांव में माहौल की वजह से कुछ ज्यादा सक्सेस कुछ कर नहीं पाए। मेरे पिताजी एक साधारण गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, जैसे मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में जो होते हैं उस टाइप का गुरुद्वारे का ग्रंथी। सिंपल सा जीवन। मम्मी मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई। मेरी दादी ने मुझे पाला। सूखा पाउडर होता था, बिना दूध के हम चाय पीते थे। एक कच्चा सा कोठा होता था, कहीं से बरसात में, तेज बरसात में पानी यहां से टपकना वहां से टपकना। तो मैं कोई पाकिस्तान दूर बाहर से अमेरिका से नहीं आया, कुरुक्षेत्र में ही, यही अमीर के पास मेरा गांव है एबला। कोई व्यक्ति वहां से पता कर सकता। मैं इतनी बद से बदतर हालत में हम थे। लेकिन मैं बचपन से ड्रीमर था। जब मैं टायर पंचर लगाता था, क्योंकि मुझे एकदम टिप टॉप रहने का बड़ा शौक था, तो मैं टायर पंचर लगाता था। तो टायर पंचर लगाते वक्त भी मैं पैंट शर्ट बिल्कुल एकदम टिप टॉप रहता था, और मुझे कोई देख के बता ही नहीं सकता था कि ये टायर पंचर लगाने वाला है। तो मेरी क्या थी, जैसे मैं अपने आप को शारीरिक तौर पे मैं थोड़ा सा फिट था, तो मैं काला पीला नहीं होने होने देता था खुद को। कई बार क्या होता है ना, आप देखने से
अगर 100 लोगों में कोई मिस्त्री खड़ा हो तो व्यक्ति बता देगा जी ये मिस्त्री है, पर मुझे कोई देख के जज नहीं कर सकता था ये मिस्त्री है। मैं ऐसे रहता था। मान लीजिए ग्रीसिंग व्रीसिंग की मेरा काम था, वायरिंग करना, ग्रीसिंग करना, टायर पंचर, कंपाइन, बड़े बड़े, मैं साइकिल को छोड़ के बाकी हर पंचर लगा देता था सभी में, साइकिल में नहीं लगाता था। तो मैं ग्रीस में जैसे ग्रीस काले किए तो फिर हाथ धो लिए, पिताजी गुस्सा होते थे, बोले तूने फिर हाथ धो लिए, फिर कोई पंचर वाला आएगा, मैं कोई बात नहीं फिर पंचर लगा के फिर हाथ धो लूंगा। बोले वो चिढ़ते थे, बोले मिस्त्री ऐसे रहते हैं क्या? बोले ये पैंट शर्ट बाबूजी बन के रहता है, मिस्त्री ऐसे रहते हैं? बोले कैसे रहते हैं? बोले मिस्त्रियों को देख। तो मैं बड़े प्यार से पूछता था, मगर अगर मैं कोई फटे पुराने कपड़े डाल लूंगा, काला पीला हो जाऊंगा, तो पंचर ज्यादा लगेगा क्या? पंचर तो मैंने ही लगाने हैं। तो वो सब सोच का खेल है, क्योंकि पंचर लगाना मेरी मजबूरी था, मेरा शौक नहीं था। रियल में मैं कुछ और चाहता था। तो मैं इस टाइप से रहता था, जब थोड़ा फ्री टाइम होता तो मेरी दुकान जी थी वो मेन सड़क पे थी, तो मैं सड़क के पास बैठ जाता था। तो हमारे गांव में एक दूर से किसी दूसरे गांव से प्रिंसिपल ने स्कूल बनाया हुआ था। तो आप आइडिया लगाना मैं किस तरीके से रहता था। वो अक्सर देखता बाहर से, उसने कहा यार एक लड़का ऐसा बैठा रहता था। कई बार मेरे से पास आके कहने लगा भाई साहब मैं अक्सर देखता हूँ आप बैठे रहते हो, एक काम क्यों नहीं करते मेरे स्कूल में, बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? यानी कि सोच के देखो वो मिस्त्री किस टाइप से रहता होगा। तो मैं ऐसा रहता था, मुझे कोई देख के बता ही नहीं सकता ये मिस्त्री है। तो मैंने कहा मास्टर जी कोई बात नहीं मैं सोच के बता दूंगा। तो मैं मास्टर जी को क्या बताऊं, मैं तो खुद ही दाने दे के पास हो हूं। तो मैं इस टाइप से रहता था। मैंने कभी ऐसा अपने आप को ये नहीं सोचा भाई ये जिंदगी है जी, परेशान है जी, क्या करे जी, कुछ हो तो सकता ही नहीं है, ये है वो है। तो मैं हमेशा, मैं आप हैरान हो जाओगे, मैं कुरुक्षेत्र में 4 थिएटर होते थे, मैं एक दिन में 4 पिक्चरें देख लेता था। उस थिएटर से निकल के उस थिएटर में, उस थिएटर से, मैंने ये जो भी काम किया तसल्ली से किया। और पिक्चर ऐसे देखता था, अपने आप को हीरो की जगह फील करता था, हीरोइन, हालांकि वो 3 घंटे के बाद झटका लगता था। वो झूठी दुनिया थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से था भी हम भी ऐसे होंगे। तो सोच का इतना बड़ा खेल है। आज जो जो मैं सोचता था, मुझे यहां आरसी में आने के बाद पता लगा भाई आकर्षण का नियम काम करता है, साइंस काम करती है। आज हम जो भी हैं अपनी सोच की वजह से हैं, अपने विचारों की वजह से हैं। एक वीडियो है अंग्रेजों की, द सीक्रेट, अमीरी का रहस्य, वो हिंदी में डबिंग आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। वो, और वैसे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज भी है, वो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, जो ब्रह्मंडे वही पिंडे, यानी कि जो पिंडे वही ब्रह्मंडे। ब्रह्मंडे यानी कि ब्रह्मांड, पिंडे शरीर। हमारे शरीर की जो संरचना हुई है वो इस तरीके से हुई है, जो ब्रह्मांड में है वो सेम हमारे शरीर में। तो जैसा हम सोचेंगे वैसे विचार हमारी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। अब दुर्भाग्य देखिए, कभी करीब से देखना, सीखने को बहुत कुछ है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, आप देखोगे कई साल से भी कोई व्यक्ति मान लो गरीब है, अपने चाचे ताए किसी बुजुर्गों को देखना, वो धूप बत्ती लगाते वक्त से पूजा पाठ करते वक्त क्या मांगते हैं, हे परमात्मा दाल रोटी दे दे, ये दिन जाइयो ना और दिन आइयो ना। अब कोई वो क्या देखोगे 10-20 साल बाद वो ऐसे कैसे हैं। कभी सोचो उन्होंने शाही पनीर क्यों नहीं मांगा, बड़ी चीजें क्यों नहीं मांगी। तो हमें भी वो सिखाते हैं, क्योंकि मांगने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है। हमें भी मैं बड़ा सोचता था तो मेरी दादी कहती थी बेटे ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है, रूखी मिस्सी खा के ठंडा पानी पी, ना देख पर आई चोपड़ी ना ललचावा जी। तो जो सोच जैसी होगी वो व्यक्ति कई सालों बाद भी हम देखते हैं वो वैसे के वैसे ही है। अमीर व्यक्ति कभी नहीं सोचता सर, अमीर व्यक्ति हमेशा बड़ी प्लानिंग करता है। उनके बच्चे अभी पैदा होते हैं वो प्लानिंग पहले से कर लेते हैं, ये स्टडी कहाँ करेगा, इसकी पढ़ाई कहाँ होगी, ये बड़ा होकर बनेगा क्या। लेकिन अपनी कोई इस तरह से होता नहीं, हमारा तो ये भी ये दिन जाइयो ना और दिन आइयो ना। तो मैंने शुरुआत की टायर पंचरों की दुकान की, मैं सफल नहीं हुआ। तो मैंने घर से मैं चला गया किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो मैं लालड़ू के पास एक फैक्ट्री है, खूम फैक्ट्री, खूम गोबर में होती है। तो मेरा हर चीज का एक्सपीरियंस है। तो मैं वैसे ही चला गया, मैंने कहा काम चाहिए, वो करने लगा काम ही काम है, वहां कम से कम 500 एकड़ में गोबर ही गोबर पड़ा था। बोले काम ही काम है, कसी उठाओ लग जाओ। तो मैंने क्या किया, एक ड्रेस मैं अपनी बुआ के वहां रहता था, एक ड्रेस टिप टॉप होके वहां से आता था, एक ड्रेस मैंने अलग से रख रखी थी। तो घर वालों को भी नहीं पता लगा बुआ को क्या काम करता है। वो क्या था, सारा दिन गोबर में रहना, गोबर को काटना काटना, इधर से उधर उधर से उधर, हाथ पैर सूज गए, बुरा हाल। और गोबर का थैला सिर पे उठाते थे, कान में नाक में मुंह में गोबर, सारी जगह गोबर गोबर। अब पढ़े दिमाग में एक लोक था, मैं सिर्फ हार्ड वर्क ही था, दिमाग में एक लोक लगा हुआ था, पढ़ाई लिखाई तो अपने बस की है नहीं, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ। तो मैंने फिर वहां भी काफी समय काम किया, पैर वैर सूज गए। तो बुआ ने एक दिन फुप्पड़ मेरा पीछे पीछे भेज दिया, अभी ये शकल से खड़ा खड़ा हो गया, पता तो करो ये काम क्या करता है। तो मेरा फुप्पड़ चोरी चोरी पीछे आया, देखे मैं तो गोबर में लग रहा हूँ। तो उन्होंने फिर लड़ाई झगड़ा करके घर भेज दिया। तो मैंने बहुत काम किए, ट्रकों पे मैं रहा। फिर मैं दुखी होकर जब कहीं भी सफल नहीं हुआ, तो मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट की, 1.25 एकड़ मेरे इससे जमीन आती थी, 1 एकड़ से थोड़ी सी कम। मैंने कहा जी मुझे बाहर भेज दो, हमारे थोड़ा सा कल्चर भी है सरदारों में बाहर जाना। तो हमने एजेंट से बात बूत की, पिताजी वैसे जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं थे, पुराने विचारों के थे, बोला जमीन नहीं बेचते। मैंने लड़ झगड़ के जमीन बिकवा दी। बाहर जाने की प्लानिंग की, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। बाहर जाने की प्लानिंग की, एजेंट पैसे खा गया, बाहर नहीं जा पाए।
मैं थोड़ा सा स्वाभिमानी हूँ। बड़ी बड़ी बातें करके गांव से निकले थे, जैसे एजेंट ने बोल दिया जी वीजा लग गया, आप तैयारी करो जी, ये है वो है। तो अब वो तो एजेंट पैसे खा गया, लेकिन वापस गांव में नहीं आ सकते थे क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करके निकले थे। तो फिर क्या किया, जिस लड़के ने मुझे एजेंट्स के साथ फंसवाया था, उसने एक काम किया, मेरी शादी करवा दी। करनाल में मेरी शादी करवा दी। वैसे अगर वो ना शादी करवाता तो हो सकता मेरी शादी ना होती, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड लड़की वाले भी कई चीजें पूछते हैं, तो अपने पास तो कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, कच्चा कोठा था, जमीन जायदाद थी नहीं। तो शादी होगी करनाल में ही, तो मैंने डिसाइड किया मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल व्यक्ति था। गाँव में जाके क्या बात करेंगे। वहीं पर जब सब कुछ बिल्कुल निराश हो चुका था, तो मैंने भैंसों की डेयरी कर ली और सोच लिया भी शायद अब जिंदगी में कुछ बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि इतने पापड़ बेल लिया, कुछ मिलना होता तो मिल जाता। थोड़ा सा मैं, मेरा मनोबल डाउन हुआ भी, अब शायद कुछ नहीं हो सकता। अब देखो परमात्मा की कृपा, हम जो भी काम करते हैं बाई चॉइस करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, पर आरसीएम कोई बाई चॉइस नहीं करता, ये बाई चांस ही आता है। शायद कोई 100 200 500 में कोई एक व्यक्ति होगा जिसने सामने से फूल फूल माला लेके वेलकम किया, और सामने का भाई आओ सर वेलकम है आपका, मैं तो आप ही का वेट कर रहा था, आओ मिलके आरसीएम करेंगे। तो आरसीएम बाई चांस ही होता है। तो जहां मेरी ससुराल थी वहीं एक लेडीज थी, सोनिया नाम की। तो वो बेचारी मेरे पास आती, और उसको भी ज्यादा पता नहीं था। वो कहने लगी, अरे बेटे तू आरसीएम कर ले, 1500 रुपये की किट आनी है, तू मेंबर बन जा, ये वो। और मैं उसको बोलता, आंटी मेरा इतना मोटा दिमाग है, मेरे कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं है, मेरे बस का नहीं है। वो जिद्दी बड़ी थी। अब ससुराल ससुराल से लगती थी, तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता था। तो मैंने इसको टालने के लिए ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा चलो कोई मीटिंग वीटिंग दिखाना अपनी। ये बात तय है भी, कोई पागल हो अनपढ़ हो जैसा भी हो, अपने आप को समझता फन्ने खाई है। तो मैं भी अपने आप को समझता था भाई चलो इनकी मीटिंग वीटिंग में जाएंगे, और कुछ ना कुछ कमी निकाल के मना कर दूंगे, तो पीछे ही पड़ गई है। तो मेरी नदी में के पास भैंसें बंधी होती थी, तो वो एक दिन मुझे मीटिंग में लेगी। पहली मीटिंग मैंने अटेंड की पानीपत में, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी की, मैं लकी हूँ। तो मैंने बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम अटेंड किया। वो प्रोग्राम 2 शिफ्टों में चला। तो पहली बार वो लेडीज मुझे लेके गई, तो हम ढूंढते ढूंढते जा रहे थे ये वेन्यू कहाँ है। तो मैंने कहा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, तो वहां पे इसको यही नहीं पता मीटिंग कहाँ है। लेकिन वहां जाते ही हम थोड़ा लेट हो गए, हाउसफुल का बोर्ड लग गया। तो वहां मेरा 25% तो मेरा जो माइंड सेट हो गया देख के, लोगों को पैंट कोट वाले, कुर्ते पजामे वाले, हर तरीके का वहां हर प्रोफेशन का आदमी था। तो मेरा थोड़ा डर निकला, यहाँ यार सभी तरह के लोग हैं, तो इसका मतलब ये काम थोड़ा ठीक ठाक है। तो फिर मैंने क्या देखा, धक्का मुक्की में लोगों ने शीशा तोड़ दिया। अब मैंने थिएटरों के शीशे तो टूटते देखे थे, मैंने कहा ये अंदर ऐसा क्या चल रहा है। तो मेरा थोड़ा सा जिज्ञासा और बढ़ गई। लेकिन हाउसफुल का बोर्ड लग गया, अब आंटी सोचने लगी बड़ी मुश्किल से तो लेके आया, पर मेरा उल्टा हो गया। मैं भूल गया पीछे भैंसे वैसे। मेरी एक सबसे बड़ी कमी मेरी क्या है, मैं एक टाइम में एक ही काम करता हूं, फिर मेरा माइंड दूसरी तरफ नहीं सोचता। तो मैंने कहा आंटी मैं तो देख के जाऊंगा। तो आंटी दंग रह गई। हमने वेट किया, दोबारा दूसरा सेशन शुरू हुआ, उसमें भी उतनी पब्लिक। अच्छा पल्ले वल्ले मेरे कुछ नहीं पड़ा। बीसी छावड़ा जिसने 5,000 कमा लिए, 10,000 कमा लिए, 50,000 कमा लिए, हाथ खड़ा करो। यह शुरुआती दौर में कुछ ही पल्ले नहीं पड़ता। 1 लाख। मेरे को एक चीज समझ में आई, यार ये टाई वाई सूटेड बूटेड लोग, जिंदगी तो ये है। मैं कहा हम तो वैसे ही मर गए गोबर में सारी जिंदगी। तो मैंने डिसाइड किया, मैं कहा आंटी मैं तो यही काम करूंगा, मेरी ज्वाइनिंग कराओ। तो आंटी कहने लगी तो बड़ा अच्छा हुआ। तो आंटी ने ओपन चॉइस से मैंने ज्वाइनिंग कर ली। तो मैंने कहा मेरी भैंसों की डेयरी भी बिकवाओ, मैं तो यही काम करूंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे गलती क्या होती है, अब ऊपर वाली अपलाइन का कई बार हमें पता नहीं होता। क्या होता ना, एक एक होता स्पॉन्सर, एक होता अपलाइन। स्पॉन्सर तो कोई भी हो सकता है, अपने को ध्यान रखना। स्पॉन्सर का काम है ज्वाइन करना, अपने को कामयाब करेगा अपलाइन, ये ध्यान रखना। और अपलाइन की परिभाषा क्या है, एक्टिव इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन जब तक अपने को नहीं मिलेगा, तब तक शायद हम इधर इस तरह से बीच में लटके रहे। तो जिसने मुझे ज्वाइन कराया बेचारी, वो मेरी स्पॉन्सर थी और मेरी अपलाइन भी वही थी। ऊपर तक की अपलाइन का तो हमने पता नहीं। अब हुआ क्या, ध्यान देना। जो गलती मेरी जीवन में हुई, आप गलती ना करें। अब क्या हुआ, मैंने कहा जी मेरी तो भैंसों की डेयरी बिकवा दो। तो उसने क्या किया, अपने घर वाले से बात की, और जल्दी ही हमने थोड़े दिनों में ही दड़े में वो भैंसे गायें जो भी मेरे पास थी, वो ऐसे कैसे दूसरी डेयरी वाले को दे दी। कम ज्यादा करके दे दी, क्योंकि मेरे को लगा यार ये लाखों रुपए, हाँ हुल्ला। मैं इतना प्रभावित हुआ उस मीटिंग से, ध्यान रखना। स्वर्गीय सतीश पंडित जी कहते हैं मोटिवेशन का रोल सिर्फ 10% है, एजुकेशन का रोल 90% है। तो मैंने क्या गलतियां की, मोटिवेशन का रोल 10% है, एजुकेशन का रोल 90% है। मैंने इन 17 18 सालों में शुरुआती दौर में इतनी गलतियां की, क्योंकि मैं फुल टाइम था, मैंने पीएचडी की हुई है गलतियां करने में। तो मैं अच्छे से बता सकता हूं भी कमी नुकसान क्या है, क्या गलती करने का। तो मैंने क्या किया, भैंसों की डेयरी बिक गई। तो जैसे भैंसों की डेयरी से पैसे आए, तो उस वक्त में कुरेक्स मोटरसाइकिल होती थी यम्मा वालों की। तो मैंने कुरेक्स मोटरसाइकिल ली और कंप्यूटर वाले के पास गया। मैंने कहा भाई साहब इस बाइक पे आरसीएम लिख दे। और कंप्यूटर वाला मेरी मुंह की तरफ देखे, भाई साहब ठीक है। मैंने कहा क्या है, बोले जी नई बाइक पे खरोच लग जाए तो लोग लड़ने को आते हैं, आप कहते हैं आरसीएम लिख दे। मैं कहा तू लिखेगा नहीं लिखा, मैं किसी और से लिखवा लूंगा।
तो उसने कहा पागल आदमी है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। उसने कंप्यूटर से निकाल के आरसीएम के स्टिकर दाएं बाएं सारी बाइक पे आरसीएम आरसीएम लिखा दिया। सोच कर देखो कैसा व्यक्ति होगा, सलंसर बच गया। मैंने कहा सलंसर पे भी लिख दे। पार्ट वन में क्या आता था ना, जो साथी पुराने हैं, याहू आरसीएम, एजुकेशन एजुकेशन कुछ नहीं पता। किसी की रोल्टी लगी, फूलों की मालाएं डाल दी, चेक आ गया 25,000 का, अगले महीने पता लगा चेक आ गया 3300 रुपए का। तो हाँ हुल्ला था कुछ नहीं, दो दो तीन तीन सेशन, हमने कपड़े तक नहीं छोड़े। तो लिख दिया उसने आरसीएम का, आरसीएम सॉरी बाइक पे आरसीएम आरसीएम। अब सोच के देखो, एक मोलड व्यक्ति जिसको एबीसीडी आरसीएम की नहीं पता, और मैंने किटे पल्ले से 10-20 किटे इधर लाद रखी, 10-20 किटे उधर लाद रखी, और किसी को अपना पता फोन वोन किसी से कैसे बात करनी है। मान लो कोई जींस चले गए जी, वहां कोई रिश्तेदार है, पता लगा रिश्तेदार तो है ही नहीं है, वो तो कहीं दिन से गया हुआ है, ना टाइम लेने का पता ना लिख, क्योंकि अपने कौन सा खानदानी कोई ऐसा पेशा था। मैंने तो पहली बार, पहली शुक्र है मैं लकी हूं, पहली कंपनी मेरी आरसीएम थी। अगर कोई महंगी कंपनी होती तो हो सकता है मैं बर्बाद हो जाता। तो लोग ठीक कहते हैं भी, कंपनियों में लोग बर्बाद होते हैं, आबाद कम होते हैं बर्बाद ज्यादा होते हैं। बर्बाद होते हैं एजुकेशन ना होने की वजह से। तो मैंने क्या किया, कोई सामने वाले के पास गया, मैंने कहा भाई साहब क्या करना है। मैं कुछ नहीं करना, बस तू ही मेंबर बन जा, मैं भी करोड़पति तू भी करोड़पति, ये वो करके मैं प्रभाव से अगले को ज्वाइन करा देता। प्लान व्लान का मेरे को कुछ भी नहीं पता। एक दिन तो क्या हुआ, कोई कहता जी मेरे पास तो थोड़े पैसे पड़े हैं, मैं कहा तू पल्ले बाकी के बाद में दे देना। किसी को 800 लेके किट दे दी, किसी को फ्री में किट दे दी। तो मुझे कुछ पता नहीं था, आके अपलाइन को बताता, ये 10-10 15-15 किटे फार्म ले जी। और अपलाइन ने कभी ये नहीं पूछा भाई तुम्हारा तरीका क्या है बात करने का, कभी कोई गलती तो नहीं करते हो, ध्यान रखना सर। इमीडिएट सुख के लिए, अगर आप मान लो आपकी टीम में कोई प्रभावी व्यक्ति शुरुआती दौर में कुछ बड़ा कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उससे पूछना आपके काम करने का तरीका क्या है, कहीं आप उधारी तो नहीं करते हो। अगर आप चाहते हो उसके साथ लंबा चलना, क्योंकि शुरुआती दौर में व्यक्ति गलतियां करेगा ही करेगा। पर वो मेरी जो अपलाइन था वो खुश होता था, हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड, और पंप मारता था, रंधावा जी ये देखो, ये जींद में 20-10 लोग हैं, ये करोड़पति बन गए, ये बलवान दीक्षित करोड़पति है। मैं तो पहले ही पागल था, मेरे को और आग में घी डालने वाला काम करते रहे, ये करोड़पति, मैं तो लोगों की लाइन बनाते थे, ये भी करोड़पति वो भी करोड़पति। अब आया मेरा पहला चेक 705 रुपए का, खर्चा मैं इतना करता पागलों की तरह, जींद मीटिंग, निशम ये अपना चंडीगढ़ मीटिंग, मैं कलकत्ते चला गया मीटिंग देखने के लिए। तो पागल इतना था, तो पता वता कुछ नहीं था। अब खर्चे शुरुआती दौर में ज्यादा होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी घर की चीजें बिकने लगी। हालात इतने बुरे हो गए, चीजें बिकने लगी। साइकिल बेच दिया मैंने, बुग्गी बेच दी, भैंसे भैंसे तो बेच ही दी थी। हालत ऐसी होगी, टीम वीम को तो पता नहीं है कुछ। अब जुड़े जो पल्ले फ्री में ज्वाइन कराएंगे वो डेड हो गए। अब किट होती थी उस वक्त, कोई प्रोडक्ट वगैरह तो इतने थे नहीं। तो लेकिन जिन लोगों ने मेरा मिस यूज किया, ध्यान रखना, जितने भी लोगों ने मेरा मिस यूज किया, आज एक भी व्यक्ति आरसीएम सिस्टम में नहीं है, वो सारे के सारे आउट है। और ये मोल्ड हम फिर कामयाब हो गए। तो मैंने कहने का मतलब क्या है, मैंने इतनी गलतियां की, इतनी गलतियां की, हम शुरुआती दौर में नए व्यक्ति को संभाल नहीं पाते। तो इस चीज का ध्यान रखें। और थोड़ा सा क्या तो मैं इस तरीके से किया, तो फिर मेरे पास जो 705 का चेक आया, मोटिवेट मैं इतना होता मीटिंग में, जब भी किसी को बोलता पहले चेक वाले और प्लान में के लिए व्यक्ति को बुलाना पड़ता, दोनों रोल में मैं पक्का स्टेज पे होता। इतनी दीवानगी, इतना मोटिवेशन। तो एक बार मेरा एक रिश्तेदार मीटिंग में था, वो कहने लगा बेइज्जती करा दी, पहला चेक आता ऐसा भाज के जैसा जैसे लाखों रुपए आ गए हो। तो उसने मेरे को पकड़ लिया, बोला आज मीटिंग में उस स्टेज पर ही जाना। तो मैंने कहा जोश में इतना था, मैं कहा देख भाई अगर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, अगर कुछ हो गया तो जैसे स्टेज पे बोला जी पहले चेक वाले स्टेज पे आ जाओ, तो वो मेरा साला 5 फुट दूर गिरा पीछे। तो इतना मोटिवेशन, इतना जोश। मैं कई बार अब खुद हंसता हूं अपनी बातें याद करके, कि मैं किस टाइप का आदमी था, ना पता ना लेना ना देना। तो एजुकेशन का तो मेरा कोसों तक कोई वास्ता नहीं था। एक बार मेरा जीजा नाराज हो गया, मैं अपने एक अपलाइन को जीजे के पास लेके गया, और मेरा अपलाइन को थोड़ा सा काफी समय के बाद फिर अच्छे अपलाइन के साथ भी सुर ताल मिल जाते हैं, फिर पता लगते लगते पता लगे भी और ऊपर भी कोई अपलाइन होते हैं। तो मैं उसको साथ लेके गया। तो वो पेपर से प्लान दिखाने लगे, देखो जी ऐसा है, ये कंपनी है, मिल है। और मैंने कहा छोड़ो ना जी, ये कंपनी मिल मिल, ये तो मोलड़ जाट है, इनको तो मोटा मोटा बताओ। और मेरा जीजा मेरे को बोला साढ़े मोलड़ की, मैं तो मोलड़ होगा, हम तो सिस्टम वाले आदमी है। तो अपने को मैं, मेरे को तो तत्ता तोड़ा भाई, फटाफट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। और एक बार को और मैं वाक्य क्या कहता हूँ, मेरे गांव में एक रोड भाई, मैंने कहा बिल्लू नाम था उसका, मैंने कहा भाई साहब आरसीएम ज्वाइन करना, बोला जी कर लूंगा, पहले मेरी ना मोटर निकलवा के आओ खेतों में। अब पता नहीं प्लान दिखाना है, मोटर निकलवाने का क्या काम है। खेतों में गए, सारा दिन परेशान हुए, उसकी मोटर निकलवाई, ओदी से जुड़े फिर भी नहीं। अब डेढ़ा प्लान था निकलवा, वहां मोटर रहे हैं। अब पता ही नहीं है, ना किसी ने बताया भी करना क्या है, क्या लिस्ट बनाना क्या करना, कुछ भी नहीं पता।
तो मैंने इतनी पीएचडी की, फिर हार के इतनी परेशानी होगी, ऐसी नौबत आ गई। मैं थोड़ा सा सीरियस मैटर बताऊं, घर की सारी चीजें बिक गई, क्योंकि आ तो कुछ रहा नहीं था, खर्चा ज्यादा हो रहा था। अब मैडम कहने लगी जी बेचने को तो कुछ रहा नहीं, अब क्या करोगे? तो स्टेज पे मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, आज से 5 साल बाद जब एक लिस्ट बनेगी करोड़पतियों की, उसमें एक नाम जर्नैल सिंह रंधावा का होगा, ये है वो है। तो मैं इतनी ज्यादा आगे निकल चुका था, मेरे लिए बैक जाना बहुत मुश्किल था। तो मैं एक बार रियल में रो पड़ा। अत्री जी, फिर मेरे धीरे धीरे पता लगा भी ऊपर तक के भी अपलाइन है। तो मैंने अत्री जी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस में शायद कामयाब नहीं हो सकता, और मैं इस बिजनेस को छोड़ना चाहता हूँ। अत्री जी मास्टर मास्टर हैं एजुकेशन के भी। एक देखो, अभी मैंने बताया भी, एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है अपलाइन। अपने को ज्वाइन तो कोई भी करा सकता है, हाँ अगर कोई लक्की है उसका स्पॉन्सर ही उसका अपलाइन है, फिर तो सोने पर सुहाग वाली बात है। तो ये मुझे ऊपर बाद में मिले बलवान दीक्षित जी, अत्री जी, तब मुझे नहीं पता था। तो अत्री जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ मुझे कॉपी पेन दिया, मुझे बताया रंधावा जी मुझे बताओ आपने, आप लोगों को कैसे प्लान देते हो? मैंने कहा जी मैंने तो कभी कॉपी पेन उठाया ही नहीं। तो बोले फिर? मैंने कहा तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। तो अत्री जी ने ये देख लिया था भी व्यक्ति में कुछ करने की चाहत है, पर इसका काम करने का तरीका सही नहीं है। तो अत्री जी ने वो दो चीजें बताई, सर नोट कर लेना, आपके काम आएंगी। अत्री जी ने कहा रंधावा जी, आधा अधूरा ज्ञान हर चीज का खतरनाक है। ध्यान रखना सर, ज्ञान ना होना इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान व्यक्ति को अंदर कुछ जाने देता ही नहीं है। और ज्ञान ना होना इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक अधूरा ज्ञान। और एक होता है सामान्य ज्ञान, एक होता है विशेष ज्ञान। अत्री जी ने कहा रंधावा जी, सामान्य ज्ञान रोजी रोटी तो दे सकता है, लेकिन ड्रीम सामान्य ज्ञान से पूरे नहीं हो सकते। ड्रीम पूरे करने हैं तो उसके लिए आपको जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उस विषय का विशेष ज्ञान आपके पास होना चाहिए, और मेरे पास तो विशेष तो बड़ी दूर की बात है, सामान्य भी नहीं था। तो फिर मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा सर जो आप कहोगे आज के बाद मैं वही करूंगा, पर मुझे सफलता चाहिए। मैं रियल में रो पड़ा, मैंने कहा सर मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, अब मैं गांव में वापस नहीं जा सकता, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैंने गुरु धारण कर लिया। ध्यान रखना सर, यहां भी एक बात नोट करवाओ, सरेंडर करना बहुत जरूरी है। मैं हर जगह से सीखता हूं, महाभारत में बहुत कुछ सीखने को है। गुरु द्रोणाचार्य के पांडव कौरव सभी शिष्य थे। तो गुरु द्रोणाचार्य का जो लड़का था अश्वत्थामा, उसने अपने पिताजी पे इल्जाम लगा दिया भाई आप पक्षपात करते हो, आप अर्जुन से ज्यादा प्रेम करते हो, बाकी दूसरों से कम करते हो। तो माइंड में वायरस डल गया, तो वो तो गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने देख लिया भाई गड़बड़ हो गई है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तेरी बात का मैं जवाब दूंगा। नदी के किनारे पे सुबह सभी बच्चों को बुला लिया। ध्यान से सुनना सर, अपलाइन का क्या रोल है अपने जीवन में। तो सुबह सुबह आपने देखा भी होगा, तो नदी पे बुला लिया, और उधर से जादू से अगर मगरमच्छ पीछे से आ रहा है, और ऐसे गुरु द्रोणाचार्य दूसरी तरफ मुंह करके ऐसे सूर्य को पानी पानी दे रहे हैं, और मगरमच्छ जैसे जैसे गुरु द्रोणाचार्य की तरफ बढ़ रहा है पानी में, सभी बच्चे चिल्ला रहे हैं गुरु जी मगरमच्छ आ रहा है, मगरमच्छ आ रहा है। पानी में उतरने की उतरे कोई भी ना, डर लगे मगरमच्छ से। अर्जुन वहां था नहीं, अर्जुन दूर लकड़ियां लेने गया हुआ था। पर जैसे अर्जुन ने आवाज सुनी भी सभी बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो अर्जुन दौड़ के आया। अर्जुन ने देखा मगरमच्छ बिल्कुल गुरु के पास आने वाला था। अर्जुन ने हक नहीं की, धक नहीं की, कुछ नहीं सोचा, और फटाक से नदी में छलांग लगा दी, और एक लकड़ी का छोटा सा डंडा उसके पास था, और वो मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया, और गुरु को लेके बाहर आ गया। तो जब वो बाहर आ गया, गुरु ने चुटकी बजाई, मगरमच्छ गायब हो गया, वो तो जादू का मगरमच्छ था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने बेटे को कहा, अब समझ में आया भाई, शिष्य तुम मेरे सारे हो, जब मेरे पे आपत्ति आई, तुम मेरा बेटा होने के बावजूद भी तुमने हिम्मत नहीं की पानी में उतरने की। अर्जुन ने जान की परवाह नहीं की, अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य को सरेंडर कर दिया, और गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य को नंबर 1 बनाने के लिए खुद पे कलंक लगा लिया। एकलव्य का अंगूठा मांगा था ना। अगर हम गुरु को कई बार यहां पे अपलाइन से ज्वाइनिंग मांगते हैं, एक लाइन तो आप चला दो जी, एक लाइन मैं चला लूंगा। अरे भले आदमी, वो पूरे का पूरा अपलाइन खड़ा है तुम्हारे पास, तुम 1 2 5 ज्वाइनिंग लेके करोगे भी क्या? वो पूरा अपलाइन ही ले लो ना, जिसके पास गुरु ही आ गया तो बाकी बचा क्या? तो अर्जुन ने सरेंडर किया था गुरु द्रोणाचार्य को, तो गुरु द्रोणाचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित करने के लिए अपने आप पे कलंक लगवा लिया। तो यहां है अपलाइन का बहुत बड़ा रोल, बस सोच बड़ी चाहिए, ध्यान रखना। तो संघर्ष की जब मैं थोड़ी सी बात करूं, यहां जरा सा, जैसे मैंने कहा 705 का चेक आया, संघर्ष, दिक्कत ज्यादा, परेशानी ज्यादा थी, तो उस दौर में वही मौका है टिके रहने का। अगर पैसे से सफलता मिलती, ध्यान रखना सर, पैसे का मैंने कहीं पे पढ़ा था, पैसे का सफलता से कोई लेना देना नहीं है, और मैं बात साबित कर दूंगा।
हम कहते जी हम तो अगर अमीर होते, पैसा होता तो सफल हो जाते। बिल्कुल नहीं, अगर पैसे वाले सफल होते तो हर अमीर आदमी का लड़का सफल होता। आप नोट करें, अमिताभ बच्चन सफल है, पर उसका बेटा उसके जैसा नहीं है, 5% भी नहीं है। शाहरुख खान सफल है, पर शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान जैसा नहीं है, 5% भी नहीं है। सचिन तेंदुलकर नंबर 1 है, पर सचिन तेंदुलकर का बेटा उसके जैसा नहीं है, 5% भी नहीं है। सुनील गावस्कर, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। सफल लोगों के बच्चे 5% भी उनके जैसे नहीं है। इसका मतलब क्या है? सफलता का काम, अमीरी का सफलता से कोई लेना देना नहीं है। सफलता के लिए जिद चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए, दीवानगी चाहिए। और किस टाइप की दीवानगी? यहां पे मैं हर जगह से सीखता हूं किस टाइप की दीवानगी। आज जब तक हम, ये तो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है सर, आप जब तक अपने काम से प्यार नहीं करोगे, चाहे आप हम भगवान की बंदगी कर रहे हैं, अल्लाह की आराधना कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें प्रेम शामिल नहीं है, माफ करना, अगर प्रेम शामिल नहीं है तो सफलता नहीं मिल सकती। प्रेम दीवानगी किस टाइप की? हीर रांझा। गुरु ग्रंथ साहब में सभी जितने भी देवी देवताओं हैं सबका जिक्र है, हीर रांझा का, सस्सी पुनीन का भी जिक्र है। हीर से मैं हर जगह से सीखता हूं किस टाइप की दीवानगी चाहिए। एक बार हीर अपने रांझे से मिलने के लिए, वो रांझे से इतना प्यार करती थी, उस वक्त उसको हर पल हर जगह रांझा ही नजर आता था। जैसे मुसलमानों में वो नीचे वो चादर बिछा के कलमा जो पढ़ते हैं, तो जैसे वो एक खान साहब पढ़ रहे थे तो हीर दौड़ दौड़ के दौड़ी दौड़ी गई रांझे से मिलने के लिए। और खान साहब ने देखा भी हीर उनके जो उस पे चादर पे ना पाँव नहीं रखना चाहिए, तो हीर उस चादर के ऊपर से पाँव रख के गुजर के चली गई। तो खान साहब ने जैसे नमाज पढ़ी, तो नमाज नमाज पढ़ने के बाद बड़े गुस्से हुए, बोला हीर को आने दे वापिस, और उसको मैं पूछूंगा। तो जैसे हीर वापिस हाँ नहीं नहीं, क्या हुआ, सॉरी माफ करना। तो नमाज पढ़ते पढ़ते जैसे हीर सलबट्टा क्या बोलते हैं उसको, उस पर पैर रख के निकली, तो खान साहब ने हीर को पकड़ लिया और 2-3 चेंटे लगाए। बोले तुम्हें इतनी समझ नहीं है, जब कोई नमाज पढ़ता होता तो उसके आगे से नहीं गुजरते। लेकिन हीर 2-4 चेंटे लगाए, हीर फिर दौड़ के रांझे से मिलकर चली गई। लेकिन खान साहब ने जैसे नमाज अदा की तो महसूस हुआ भी मैंने गलत किया। तो थोड़ा सॉरी फील होता ना कई बार गुस्से के बाद। उसने कहा नहीं चलो हीर आएगी तो मैं हीर से माफी मांग लूंगा। उसने सारा दिन वेट की, शाम को रांझे से मिलके हीर आई। वो सच्चा सुच्चा प्रेम था, ध्यान रखना, आज वाला प्रेम नहीं है। तो हीर जैसे रांझे से मिलके वापिस आई, तो खान साहब बोले बेटी माफ करना। बोली ताया जी, ये लिखा है, ये रियल घटना मैं बता रहा हूँ आपको। बोले ताया जी किस बात की? बोले तुम जब सुबह मैं नमाज पढ़ रहा था तो तुम मेरी चद्दर से सलबट्टा क्या बोलते उससे गुजर के तुम पाँव रख के आके आई, तो मैंने तुम्हें 3-4 चैंटे लगाए। सुना सर ध्यान से। कहने लगे मैंने तुम्हें 3-4 चैंटे लगाए, गुस्से में के बाद में मुझे महसूस हुआ मैंने गलत किया, मुझे माफ करना। हीर ने क्या कहा? बोले आपने मुझे 3-4 चेंटे लगाए, मुझे तो पता ही नहीं है। और ताया जी किस बात की आपकी अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हो? आप भगवान को याद कर रहे थे। अरे मैं अपने हार्ड मास के रांझे की दीवानी हूं। आपने कब मुझे मारा मुझे वो नहीं पता लगा, और आप भगवान की आराधना कर रहे हो। आपको पता कैसे लग गया आपके सलबट्टे से कौन, आपकी चादर से कौन गुजर के आपके आगे से गया नहीं गया? तो इस तरह की दीवानगी अपने काम के प्रति होनी चाहिए। फिर देखो ना कैसे सफलता नहीं मिलती। तो बहुत सारी गलतियां मैंने की। तो संघर्ष बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो यहां जब भी संघर्ष आएगा, चैलेंज आएंगे, व्यक्ति वहीं टूट जाता है। अब मैं आपको एक, हर व्यक्ति क्या चाहता है? मेरी सुपर हिट पिक्चर हो, जब मैं कहीं जाऊं। सतीश पंडित जी क्या बोलते हैं सर? वो कहते हैं इतना संघर्ष करो माइक आपके हाथ में जैसे आए, माइक बाद में आए, लोग सीटियां किलकियां ताड़ियां, आपका हॉल खचाखच भरा हो, तो उस टाइप का संघर्ष करें। लेकिन हम चाहते तो हैं अपने जीवन की जो स्टोरी है, जो हमारी जो कहानी है वो सुपर हिट हो, लेकिन उसमें संघर्ष ना हो। तो बीसी छाबड़ा ने एक मीटिंग में बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, वो भी सीखने वाली है, ध्यान रखना। उसमें क्या कहा, बीसी छाबड़ा ने पूछा, वो बिल्कुल हाल खचाखच भरा हुआ था। उसने कहा अभी मान के चलो आप एक थिएटर में पिक्चर देखने गए, ये भी सीखने वाली है, नोट कर लेना। आप एक थिएटर में पिक्चर देखने गए, पिक्चर जैसे शुरू होती है, उधर से एक लड़का आता है सुंदर सा, उधर से लड़की आती है, दोनों एक खूबसूरत से पार्क में मिलते हैं, और मिलते ही प्यार हो जाता है। प्यार हो गया, थोड़े टाइम बाद अपना शादी होगी और पिक्चर सुपरहिट। तो हाल खचा कुछ भरा हुआ था, तो किसी की आवाज तो आई नहीं। तो बीसी छाबड़ा जी ने कहा शायद आप मेरी बात को अच्छे से सुन नहीं पाए, दोबारा ध्यान से सुनो। आप एक थिएटर में 100 रुपए 200 रुपए की टिकट लेके जाते हो, पिक्चर शुरू होती है, उधर से एक लड़का आता है सुंदर सा, इधर से लड़की आती है, पार्क में मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, शादी होती है, पिक्चर सुपरहिट। फिर भी किसी का जवाब नहीं आया। तो जैसे 3-4 बार बीसी छाबड़ा जी ने पूछा, तो थोड़ी सी फुसफुसाहट हुई। वो कहने लगे भाई क्या बात, समझ में नहीं आई क्या? पिक्चर सुपर हिट नहीं होगी? वो कहने लगा नहीं जी सुपर हिट नहीं होगी। बोले क्यों?
बोला जब तक वो डिशम डिशम अमीरी गरीबी अमरीशपुरी गुंडे ये वो नहीं होगा तो पिक्चर सुपरहिट कैसे होएगी। तो बहुत पॉइंट है। पीसी छाबड़ा जी ने क्या, अच्छा पता है भाई पिक्चर सुपरहिट होने के लिए संघर्ष जरूरी है, पर अपने जीवन की जो पिक्चर जो चाहते हो सुपरहिट हो, तो उसमें डिशम डिशम उतार चढ़ाव जैसे आते हैं तो फिर विचलित क्यों हो जाते हो। तो अगर हम चाहते हैं हमारी पिक्चर सुपरहिट हो, तो उसके लिए डिशम डिशम उतार चढ़ाव जरूरी है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा जो मैंने अपनी लाइफ में देखा सर, हमेशा पॉजिटिव रहें, बड़ा सोचें, सोचने पे अभी गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लगाया है। मैंने बताया आज मैं जो जो सोचता था आज वो सारी चीजें मेरे पास हैं। और हम बीमारी क्या है, देखो मैं सिंपल भाषा में बताता हूं जो मैंने सीखा है। ये आकर्षण का नियम, ये जो ये कुदरत है ना, ये जैसे हमने एक नाटक देखते थे अलादीन का चिराग, तो इसको ऐसे समझे, ये कुदरत जिन है, और जो चिराग को घिसते थे तो उसमें से जिन निकलता था ना, तो ये कुदरत जिन है। अब जिन का क्या काम था, जैसे कहता क्या हुक्म मेरे आका, ध्यान देना। जिन कभी ये नहीं पूछता भाई तुम्हें, तुम गाड़ी ले लो बंगला ले लो तुम्हें क्या चाहिए ये मत मांगना, जिन सिर्फ हमारे हुक्म का गुलाम है, आपने नाटकों में देखा होगा। तो कुदरत कभी आपको ये नहीं समझाएगी, चाहे आप गलत बोलो उसका काम है जो हुक्म मेरे आका, ध्यान रखना। अब ध्यान दो, हम क्या कहते हैं आज 80% लोग गरीब हैं, 20% लोग अमीर हैं, क्या भगवान ने बनाने में कोई कमी रखी है? नो। अब देखो ध्यान से देखना, 80% की सोच कैसे काम करती है, हे परमात्मा दाल रोटी दे दे, ये दिन जाइयो ना और दिन आइयो ना। हम क्या करते हैं, सरपंच की सिफारिश लगवाते हैं, सरपंच साहब मेरा नाम गरीबी रेखा से नीचे में लिखवा दो। क्या बोल रहे हैं कुदरत को, मेरा नाम गरीबी रेखा से नीचे में लिखवा दो। अरे भले आदमी, और वो जिन आगे से क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका। कभी किसी, देखो गरीबी रेखा से नीचे में नाम लिखवाने के लिए भी सिफारिश लगवा रहे हैं। तो ऐसे जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मेरे घर में लड़की पैदा होगी, तो मेरी सास कहने लगी देखो ऐसा है गरीबी रेखा के कार्ड बन रहे हैं, काम धाम तो तू कुछ करता नहीं है, तो ऐसा करो गरीबी रेखा का कार्ड बनवा ले। तो मैंने कहा आप मेरी सास हो, आपने इतनी बात बोल दी, मैं आने वाले समय का करोड़पति आदमी, आप मेरा नाम गरीबी रेखा में लिखवा रहे हो। कहने लगी रस्सी जड़ गई बढ़ नहीं गए। तो मुझे गरीबी सबसे बड़ी एलर्जी थी, मैं गरीब क्यों हूं, भगवान ने सब कुछ दे रखा है। तो सोच का बहुत बड़ा खेल है, ध्यान रखना। सोच, वो कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये जो ब्रह्मांड है ना सर, परमात्मा ध्यान रखना पात्रता से अधिक नहीं देता और पात्रता से कम नहीं देता, पहले वो चेक करेगा, ध्यान रखना। अब क्या है, सोच हमारी है, मान के चलो 50 ग्राम का बर्तन है, सोच छोटी है, चाह रहा हूं 5 लाख रुपए आ जाए, यानी कि 50 लीटर दूध लेना चाह रहा हूं, बर्तन मेरे पास है 50 ग्राम का। तो 50 ग्राम के बर्तन में कितना आएगा, 50 ग्राम ही आएगा, 60 ग्राम भी नहीं आ सकता, और मैं चाह रहा हूं 50 लीटर लेना। तो अगर मुझे 50 लीटर चाहिए तो बर्तन भी 50 लीटर वाला लेना पड़ेगा, यानी कि पहले अपने को सोच बड़ी करनी पड़ेगी। अगर सोच बड़ी नहीं होगी तो बड़ा काम नहीं हो सकता। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, बड़ा सोचें तो थोड़ा बहुत चैलेंज दुख तकलीफें आएंगी। मैं अपनी लाइफ में आरसिम करने से पहले कभी ट्रेन में नहीं बैठा, पहली बार मुझे ट्रेन में बैठने का मौका मिला। अब मैं बताने जा रहा हूं, अब दंग रह जाओगे। मेरे अपलाइन ने मुझे कलकत्ते भेज दिया, कलकत्ता से 100-150 किलोमीटर दूर एक वर्धमान स्टेशन है, तो वहां पे एक डॉक्टर राजेश हैं, तो उनके पास भेज दिया। और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति लाइफ में कभी ट्रेन में नहीं बैठा, मुझे पता नहीं तत्काल क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होती है। तो सुबह शायद वो कोई 3 बजे या 5 बजे की ट्रेन थी, तो मैं करनाल में रहता था। तो मैंने क्या किया, प्लानिंग तो ये थी भाई चलो खाना वाना खा के, मैंने मैडम को बोला आप सो जाओ अलार्म लगा लो, सुबह पराठे पराठे कुछ मेरे को बना के दे देना, कुछ खा खू के निकलूंगा। तो शुक्र है पैकिंग वैकिंग मैंने कर ली थी, तो बाई चांस मैडम की भी आंख लग गई। तो मैडम ने एकदम देखा, कुदरती 3 बजे की शायद ट्रेन थी, तो 10-15 मिनट पहले मैडम की आंख खुल गई। तो मैडम ने फटाफट मुझे उठाया, तो मैंने लिबर्टी के नए जूते लिए थे, लिफाफे में जूते रखे थे, तो मैं चप्पलों में ही फास्ट गति से मैं ट्रेन की तरफ भागा। 5 मिनट पहले मेरे से ट्रेन निकल गई। अब मैं मोल मुझे पता नहीं रिजर्वेशन क्या होती है, तो मैंने अपलाइन को फोन किया, मैंने कहा जी ट्रेन चली गई, अब क्या करूं, कल चला जाऊं क्या? अपलाइन बोले मूर्ख तेरे को इतनी समझ नहीं है, आज की टिकट है तेरी तो आज ही जाना होता है। तो मैं कहा जी फिर क्या करूं? बोले दिल्ली रुकती है ट्रेन, इसको दिल्ली पकड़ो। अब ध्यान देना, करनाल में मैं रह रहा हूं, ट्रेन निकल गई, मैंने अपलाइन से किंतु परंतु नहीं किया, भाई मैं नहीं जाऊंगा जी ये वो है। मैंने तुरंत रक्षा वाले को बोला, मैं कहा भाई साहब फास्ट गति से वहां पे हाईवे पे चलो, और रक्षा वाले ने बड़ा बड़ा जल्दी जल्दी से, बेचारे ने जैसे हम हाईवे पे रुके तुरंत बस भी आ गई। आकर्षण का नियम काम करता है, सोच बढ़िया, सोचना सोचना। मुश्किल, बहुत मुश्किल है करनाल से ट्रेन निकल जाए और दिल्ली व्यक्ति ट्रेन को बाई बस जाके पकड़ ले, लेकिन फटाक से बस बस आ गई। मैंने फटाफट रक्षा वाले को पैसे दिए, और जूते मेरे रक्षा में भूल गए लिबर्टी के नए,
चप्पलों में मैं था। जैसे मैं बस में चढ़ा, थोड़ी दूर बस चली, मुझे याद आ गया वो जूते तो वहीं छूट गए। फिर मैंने अपने मन से सवाल किया, उतर जाऊं क्या? मैंने कहा उतर गया, जूते तो मिल जाएंगे, पर ट्रेन मिस हो जाएगी, अपलाइन फिर गाड़ियां देगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जूतों को छोड़ो, अपना ट्रेन पकड़ो। अब सोच के देखो, जो व्यक्ति कभी दिल्ली नहीं गया हो, कभी ट्रेन में नहीं बैठा हो, जब प्रेशर पड़ता है ना, तो चार कान चार हाथ पांव अपने आप खाने खुल जाते हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ तेरे मेरे को, भाई साहब रेलवे स्टेशन कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है? वो ट्रेन का मैंने नाम लिख रखा था पर्ची पे, ये कहाँ मिलेगी? मैंने भाग चलती चलती ट्रेन में बड़ी मुश्किल से मैं घुसा। अपलाइन को गाड़ियां दे रहा हूँ, ये है, वो है, ये बोलता था 1.5 घंटा रुकेगी, ये रुकेगी। पता तो था नहीं रिजर्वेशन वगैरह क्या होती है। दिन में तो आपके पास बैठ, जिस तेरे मेरे के पास बैठ गया, मैंने कहा तो ठीक है, बैठ के ही जाना है। जैसे शाम हुई, रात हुई, तो लोगों ने वो फट्टे सीधे कर लेते हैं, तो वो तो सो गए। मेरी तो कोई रिजर्वेशन थी नहीं। तो मैंने कहा मैं क्या काम करूं? तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो 1-2 दिन का सफर वहां तय किया, ऐसे बिना रिजर्वेशन के। फिर वहां पे उतरा मैं वर्धमान स्टेशन पे, वहां एक पुराना गुरुद्वारा था, गर्मी के दिन थे, कीड़ियां कीड़ियां चारों तरफ, कीड़ियां कीड़ियां। तो देखो, संघर्ष लाइफ में बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। बिना संघर्ष के, मैंने बताया, अमिताभ बच्चन का बेटा, अमिताभ बच्चन जैसा, शाहरुख खान, जितने भी तमाम बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनके बच्चे उनके जैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। उनके बच्चों ने संघर्ष का पता ही नहीं है संघर्ष होता क्या है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी पिक्चर सुपरहिट हो, तो संघर्ष लाइफ में बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, बिना संघर्ष के कहानी सुपरहिट नहीं हो सकती। और एक बार और मैं जैसे जींद में गया, तो रात को वो शाम का शायद प्रोग्राम था, तो लेट हो गए, तेज मूसलाधार बारिश हो रही। तो जैसे मैं वापस बाइक से आया, तो सीवरेज आगे टूटा हुआ था। तो मुझे आज भी याद है, वो सीवरेज, वो अगला जो टायर था वो सीवरेज के खड्डे में गिर गया, और वो हैंडल था जो मेरा पूरी छाती में लगा। तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, कोई साथ मेरे था नहीं, तो मैं साइड में खड़ा होकर काफी देर पकड़ के, खुद बड़ा हैरानी हुई, बाई चांस कुछ हो जाता। तो मैंने हजारों ऐसी मीटिंगें देखी, कोई मेरे बोलने से बुलाने से मेरी मीटिंग में मेरे साथ नहीं जाता था, क्योंकि मुझे बताना भी अच्छे से आता नहीं था, इनवाइट करना। पर मैंने कोई मीटिंग सेमिनार मिस नहीं किया। तो मैंने पता नहीं कितने मीटिंग सेमिनार देखे। तो आज मैं जो भी हूं, तो भगवान पहले चेक करेगा दोस्त, वो पात्रता से अधिक नहीं देता और पात्रता से कम नहीं देता। जिस दिन उसको वो पात्रता हमारे अंदर लगी, भैया अभी उस पात्र के काबिल हो गया है, तो चिंता मत करना। हमें सिर्फ अपना कर्म ईमानदारी से करना है। कहता कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, फल तो उसने देना ही देना है। तो अपने कर्म करने में चूक नहीं होनी चाहिए। तो डायमंड क्लब जरूर करें, अगर हम रियल में चाहते हैं आरसी बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना। अब व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ है, और वो डायमंड क्लब ही नहीं करता। डायमंड क्लब का मतलब है 30 दिन में 5,000 पीवी करना। और अगर किसी के घर में गुंजाइश ठीक ठाक है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5,000 पीवी तो उसका अपनी खरीदारी से ही हो जाता है। और अगर कोई मेरे जैसा ठीक ठाक है, तो भाई 1,500-2,500 पीवी घर में हो गया, बाकी का थोड़ा बहुत अड़ोसी पड़ोसी को सेल कर दो। तो वो पात्रता, ध्यान रखना, डायमंड क्लब क्यों जरूरी है? क्लब, अगर किसी भी फील्ड में आप क्रिकेट में जाना चाहते हो, कबड्डी में जाना, तो किसी भी फील्ड में सफलता हासिल होने करने के लिए पहले उसके क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है। क्रिकेट क्लब, कबड्डी क्लब, हर तरह का क्लब। आरसी में सफलता के लिए डायमंड क्लब कंपलसरी है, कम से कम। जो व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं करता और बातें बड़ी बड़ी करता है, तो माफ करना, दिल्ली बहुत दूर है। डायमंड क्लब का मतलब है वो वाकई में रियल में सीरियस है, इस बिजनेस के प्रति सीरियस है, बड़ा कुछ करना चाहता। अगर डायमंड क्लब ही नहीं करना, तो फिर माफ करना, फिर लंबा चौड़ा काम नहीं हो सकता। और थोड़ा सा किस चीज का ध्यान रखना है, अब 3 चीजें ध्यान रखना सर। फील्ड में जाना पड़ेगा, तो मैंने अपनी बात बताई, उतार चढ़ाव आएंगे, तो आज मेरे पास सब कुछ है, मैं टिका रहा, हर परिस्थिति में टिका रहा, हालात जैसे भी रहे। आज मैं जहां पे रह रहा हूं, जब अपनी सुबह सुबह में उठता हूं, अपनी बालकनी से देखता हूं क्या नजारा है। जहां पे मैं रह रहा हूं, बिजली का खंभा नहीं है, बिजली का खंभा नहीं, तार ही नहीं, सब अंडरग्राउंड है, फॉरेन की तरह। ये पहली ऐसी सोसाइटी है, मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐसा लगता है सिंगापुर में आ गए हैं। फ्लावर सिटी, पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, बिजली का खंभा कोई नहीं है, पानी की टैंकी नहीं है, सब अंडरग्राउंड है। अब जब सुबह खड़े होकर देखते हैं नजारा इतना शानदार सुबह का, शाम का, तो सारी वो थकावट ना, कहता होता ना, शाम का मजा किसको आता है? जिसने धूप को सहन किया। जब बहुत तेज गर्मी के बाद जो शाम होती है ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो कामयाबी के बाद जो सफलता मिलती है ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। अगर तुक्के से कामयाबी मिल भी गई, और मान लो हजारों लोग स्टेज पे हैं, और पता बोलने का कुछ पता ही नहीं, अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा, तो वो सफलता ऐसी मिली ऐसी ना मिली, तो वो किसी काम की नहीं है। तो 3 चीजें ध्यान रखें सर फील्ड में। सुनना, मैं सतीश पंडित जी का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे अगर रियल में कोई रोल मॉडल, देखो आपके जीवन का हर कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए। जैसा रोल मॉडल होगा, उसका असर आपके जीवन में झलकेगा। तो 2 व्यक्ति मेरे रोल मॉडल हैं धार्मिक, उसमें नानक जी, गुरु ग्रंथ साहब, नानक जी मेरे, मैं कायल हूं उनका, और स्वर्गीय सतीश पंडित जी।
उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, स्वर्गीय तीस पंडित जी का। वो क्या कहते हैं फील्ड में, वो कहते हैं सुनना 10% है, नहीं बोलने का रिजल्ट जो है वो 10% है, सुनने के रिजल्ट 90% है। अब हम गलती क्या करते हैं ये ध्यान रखना, बोलने के जो रिजल्ट आएंगे वो 10% आएंगे, सुनने के जो रिजल्ट आएंगे वो 90% आएंगे। सुनना, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है सर, सुनने का लाभ बोलने से भी कई गुना ज्यादा है। मान लो कोई कुरान में आयत लिखी है उर्दू में, या संस्कृत में कोई श्लोक लिखा है, पंजाबी में लिखा है, मुझे वो भाषा नहीं आती है, तो मैं क्यों, मैं तो लिख नहीं सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, तो मैं कैसे करूं। अगर हम सुनते हैं तो सुनने का लाभ बोलने से भी पढ़ने से भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि सुनने के लिए एक एकांत, एक पूरा वो कॉन्ट्रेशन क्या बोलते हैं उसको, वो चाहिए। सुनना और ध्यान से सुनने में भी फर्क है, सुनना और ध्यान से सुनना बहुत फर्क है। मैं आपको रियल रिजल्ट बताता हूं अपने लाइफ का प्रैक्टिकल। मेरा एक कस्टमर है सर खान साहब, वो 3 साल से मेरा कस्टमर है, 10 से 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेता है हर महीने। मैं आपको अपना लाइफ बताता हूं प्रैक्टिकल, तुरंत के भुगतान में ना रहे। मेरे पास एक कॉल आया, संजीव सैनी जी मेरी टीम में हैं, ये नेवी से रिटायर हैं, बहुत शानदार लीडर हैं। वो कहने लगे रंधावा जी न्यूट्रीचा बीजे चाहिए, कोई जगह है, तो वहां पे बहुत बड़ा आश्रम है उनका, करोड़ों रुपए का अंदर आश्रम है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, अंदर कोई जाने नहीं देता। तो कहने लगे सर एक न्यूट्रीचा बीजे थी, तो बीजे का अच्छा वॉल्यूम है, तो मैंने कहा जी दे आऊंगा। अब सुनो ध्यान से, मेरी एक आदत है, मैं कभी भी अधूरे मन से काम नहीं करता, लालचवश भी नहीं करता। तो मैं जैसे वहां पे गया न्यूट्रीचा बीजे देने के लिए, तो उन्होंने मुझे वहां रोक लिया गेट पे। तो कहने लगे किससे मिलना है, मैंने कहा जी बाबा जी हैं उनसे मिलना है। तो वो बाबा जी लेडीज हैं, वो उनको वैसे बाबा जी बोलते हैं। तो भारी भरकम 105 केजी उनका वजन। तो जैसे मैं उनको न्यूट्रीचा बीजे देने के लिए गया, तो वो ऑफिस में थे, तो लोग आ रहे मत्था टेक रहे, भीड़ लगी हुई है, वीआईपी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कहना काका जी छेती छेती दो। तो जैसे मैंने उनको देखा 105 केजी भारी भरकम शरीर, तो मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। वो कहने लगे कमाल का बंदा है भाई, तुम्हें प्रोडक्ट बेच, वो पंजाबी बोल रहे थे मैं हिंदी में बता देता हूँ भाई, तुम्हें प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, तुम प्रोडक्ट दो पैसे लो जाओ, तुम्हें क्या मतलब है काम करेगा नहीं करेगा। तो मैंने उनको क्या बोला ध्यान देना, मैंने कहा जी मुझे पैसे से ज्यादा अपनी गुडविल प्यारी है, और ये प्रोडक्ट मैं इमीडिएट पैसे के लालच में तो आपको बेच दूंगा, पर इससे आपको रिजल्ट आने वाले नहीं है। वो कहने लगे क्यों, मैंने कहा आपका जो घुटनों में जो प्रॉब्लम है आपके, उसका जो असल कारण है आपका वजन, और ये प्रोडक्ट आपके काम करेगा ही नहीं। तो बोले जी फिर, मैंने कहा उसके लिए मुझे कम से कम 30 मिनट का आपका समय चाहिए। तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, उन्होंने कहा चलो फिर बताओ। अब सुनना ध्यान से, कभी भी फील्ड में जाओ, मैंने क्या किया सर, पहले फोन को मैं हमेशा साइलेंट कर लेता, जैसे अभी मेरा ये फोन साइलेंट है, तो मैंने क्या किया, उनसे बातचीत करने से पहले फोन को साइलेंट कर लिया। अक्सर मैं फोन को ऐसे रख लेता हूं, मेरी एक आदत है। उस दिन बाई चांस फोन ऐसे रह गया, ऐसे के बजाय ऐसे रह गया, जैसे हम टेबल पे आमने सामने बैठे हैं। तो मैंने कहा बाबा जी अपनी रूटीन बताओ, आप सुबह कैसे उठते हो। तो वो बताने लगे, 10-20 मिनट हमारी बातचीत चल रही थी, तो इतने में फोन में ना, जैसे कोई कॉल कर रहा होगा, तो वो फोन उनको दिख रहा था, मुझे नहीं दिख रहा। वो कहने लगे काका थोड़ा फोन बज रहा है, ध्यान देना सर। उन्होंने कहा काका थोड़ा फोन बज रहा है, मैंने फोन को उठाया, सुना नहीं, मैंने फोन को उठाया वहीं पे ऐसे पलट के रख दिया, और मैंने कहा बाबा जी वो क्या बता रहे थे आप। तो सर ध्यान देना, यही बात उनको क्लिक कर गई, भैया हमें सुनने के लिए इतना सीरियस है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ सर, जो व्यक्ति अमीर व्यक्ति टाइम देने के लिए तैयार नहीं था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना फोन भी साइलेंट कर लिया, और अपने पार्टनर का भी साइलेंट करवा दिया, और ऑफिस में बोल दिया जब तक हमारी मीटिंग चल रही है कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो 10 मिनट का भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे, 2 घंटे उन्होंने मुझे टाइम दिया, और मैंने 2 घंटे में कुछ नहीं किया, उनको विस्तार से सुना। सुनना सर, आज की दुनिया में हर इंसान भूखा है, सुनता तो कोई है ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, अरे जब तक सवाल ही जवाब है, हम सुनेंगे ही नहीं। सामने वाले को गिलास पहले से भरा पड़ा है, उसमें आप कुछ और डालना चाह रहे हो, उसको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, सुनने के लिए ईगो अपनी छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने उनको सुना, सुनने के बाद रिजल्ट क्या आया, रंधावा जी आप हमारी सेहत के हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है वो बताओ। मैंने क्या किया, मैंने कहा जी 1 साल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मुझे पैसे से ज्यादा अपनी गुडविल प्यारी है। अगर 1 साल प्रोडक्ट ले सकते हो तो हाँ करो, वरना ना करो। तो उन्होंने कहा जो आपको ठीक लगता है करो। 1 साल मैंने बोला था सर, आज 3 साल हो चुके हैं, और ऐसा नहीं है मैं प्रोडक्ट दे के आ गया, मॉनिटरिंग करता रहा टाइम टाइम सर। आज जो चलने फिरने वो ऐसे चलते थे, बड़ी सी बैसाखी होती है खान साहब, वो चार पहिए चार वाली, बिल्कुल एक एक से ऐसे हिल हिल के अब वो अमेरिका बड़े बड़े फोरन में अपनी दोबारा से कथा कुथा करने लग गए हैं। इतने शानदार रिजल्ट हमारे प्रोडक्टों के हैं। अब मैं कहीं भी हूं वो फोन करते हैं,
काका किथे हो? मैं कहा जी मैं बाहर हूँ। वो साडा प्रोडक्ट गामा के डब्बे का डब्बा लेते हैं, वैजो मेगा का डब्बा लेते हैं, ये हमें करो प्रोडक्ट साढ़े पहुंचा दो पावे तुझे जिथे। कई बार मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, उनको दे के आओ वहां पे आश्रम में जाके। तो सर विश्वास बहुत जरूरी है, रिलेशन बहुत जरूरी है। स्वर्गीय सतीश पंडित जी कहते हैं ध्यान रखना, वो कहते हैं बिजनेस बाद में चलेगा, पहले रिलेशन बनाओ। हम प्रोडक्ट बेचने पे थोपने पे जोर देते हैं। सर जहां रिलेशन होंगे बिजनेस आज नहीं तो कल चलेगा ही चलेगा। भले ही बिजनेस कम है, लेकिन अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो कभी भी टीम हमें छोड़ के नहीं जाएगी। ये ध्यान रखना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सुनने का रोल 90% है, बोलने का रोल 10% है। और हम उल्टा करते हैं, हम सुनते 10% भी नहीं है और बोलते 90% है। बोलने का मौका मिलेगा, ध्यान रखना। सर बोलने का मौका मिलेगा, पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ। अभी मैं बोल रहा हूं तो एक दिन ऐसा मौका आएगा ना, फिर बोलो। लेकिन जब सुनने का टाइम है सुनो। ध्यान रखना, अगर सही समय पे मेहनत नहीं करेंगे तो मेहनत तब करनी पड़ेगी जब हालात खराब होंगे, यानी कि बुढ़ापे में। और बुढ़ापे में मेहनत नहीं होती। आज मेहनत करो, सारी जिंदगी आराम आराम से गुजारेंगे। जैसे ना कड़क बुढ़ा। तो सर बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आरसीएम ये एक मिशन है। आप देखो ना, जो सीनियर हमारे हैं आज उनके पास सब कुछ है। रवि शर्मा, वत्स साहब, बुलंद दीक्षित, अत्री जी, तमाम जितने बड़े बड़े लीडर आज उनके पास सब कुछ तो है। अरे जिस जिस मिशन पे वो लोग कामयाब हो चुके हैं, उस वक्त तो इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतनी कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। आज तो हमारे पास सब कुछ है। आज हर प्रोडक्ट हमारा नंबर 1 है। कभी फिर टाइम मिला मैं साबित करता हूं सर, आपको दिखाऊंगा। एक एक प्रोडक्ट हमारा ब्रह्मास्त्र है, विद प्रूफ मैं साबित करूंगा। जितने भी मार्केट में जिनको ब्रांडेड बोलते हैं सर, ब्रांडेड कोई आसपास भी नहीं है हमारे प्रोडक्ट के। ध्यान रखना, दोबारा कभी फिर मीटिंग में टाइम लेके मैं आपको विद प्रूफ साबित करूंगा। टाइम 9 बज चुके हैं, 5-7 मिनट में और आपके बीच में रहूंगा। 3 चीजों को और नोट कर ले सर, 3 चीजों को और ध्यान रखना है फील्ड में काम करते वक्त। पहला क्या है? मुंह में शक्कर। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सिर पे बर्फ। 3 चीज का हमेशा ध्यान रखना। मुंह में चक्कर, पैर में शक्कर, सिर पे बर्फ। मुंह में चक्कर क्या है? मीठा बोलना है। सामने वाला कुछ भी कही जाए, अपना काम है उसको बताना, वो हाँ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुंह में शक्कर रखें, जिससे भी बात करें प्यार से बात करें। प्यार में बहुत ताकत है सर। वो कहते हैं ना, बोले बेचने वाले जिनको बेचने की कला आ गई वो जहर भी बेच देते हैं। मीठा बोलने वालों का जहर भी बिक जाता है, कड़वा बोलने वालों का अमृत भी नहीं बिकता। टीवी पे जहर ही तो बोलते हैं, लेकिन वो बोलते बेचते इस तरीके से हैं मीठा बन के। वो टीवी पे तो प्यार से सब कुछ होता है सर। मुंह में शक्कर रखें, पैर में चक्कर, चलते रहें। ध्यान रखना, घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। चलता साधु बहता पानी, दोनों की अद्भुत कहानी। चलने से जो रुक जाता है कीचड़ बन जाता है पानी। ध्यान रखना सर, हमेशा चलते रहें। साधु और पानी बहता ही अच्छा लगता है, अगर रुक जाए तो कीचड़ बन जाता है। कोठारी जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहता है जहां नहीं जाती गाड़ी वहां पहुंच जाता है मारवाड़ी। मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी आपको देश के हर कोने में मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने घर बार को छोड़ा है। सफलता, वो सतीश पंडित जी क्या कहते हैं सर? वो कहते हैं अपना जो इर्द गिर्द का गांव की गलियां, जो अपना आसपास का, जो वो माँ की गोद जैसा है। माँ की गोद में सुख सुविधा तो मिलेगी, पर पहचान नहीं मिल सकती। पहचान मिलती है प्रदेश में बाहर जाके, और प्रदेश कठोर होता है। वहां थोड़ा सा दिक्कत दिक्कत परेशानी आएगी, तो घर से बाहर निकलेंगे तभी सफलता मिलेगी। और ये तो प्रैक्टिकल ध्यान रखना सर। यहाँ पे एक बात और नोट कर लें, घनश्याम पटवारी कभी महाराष्ट्र के थे। घनश्याम पटवारी वो बहुत अच्छी बात बोलते थे। वो कहने लगे आरसीएम क्या है? ये खाली पड़ी जमीन है, जितने आपने नाप ली आपकी, नहीं तो किसी और के बाप की। ध्यान रखना, क्या है? मैं रिपीट कर देता हूं, जितनी आपने नाप ली आपकी, नहीं तो किसी और के बाप की। आपको क्या लगता है, आप अपने जानकारों की लिस्ट नहीं बनाओगे, उनको प्लान नहीं दिखाओगे, क्या और नहीं दिखाएगा कोई? यानी कि पहले जो जंगल कटते थे, अब जो जंगल अभी जंगल कट रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, रियल। हम देखो तरक्की किन्होंने की? जो पाकिस्तान से, जब देश का बंटवारा हुआ, जो लोग पाकिस्तान से आए, अपनी उन्होंने इज्जत आबरू गवाई और अपना घर बार छोड़ के आए, सब कुछ दांव पे लगा के आए, वो जंगलों में बैठ गए, उन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए। मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। हम पंजाब से नहीं आए, हम यहीं के लोकल जागीरदार हैं। हमारे गांव का नाम है एबला जागीर करनाल। हमारे नाम से हमारे गांव का नाम है जागीरदार। और मैंने कहा जी मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हूं। फिर हमारे गांव का नाम हमारे नाम से कैसे है? हमारे बुजुर्ग जो थे वो राजे महाराजाओं के जैसे, ये अंग्रेजों ने जो गुलाम हमारा देश रहा, उन्होंने जत्थेदार, जागीरदार ऐसे लोगों को हायर कर लिया।
तो यहाँ भी एक सबक है सर। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सीखने को जहां से मिले। मेरे गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी हैं, वो कभी बात बताते भी आपके जो दादे परदादे थे ना, उनका ऐसा सा था, ये था वो था। लेकिन उन्होंने सर खुद को अपडेट नहीं किया, अपने आप को ऐश परस्ती में रहे। वो जमीनें घटती घटती आज हमारी हालत बद से बदतर होगी। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से आए वो जंगलों में बैठ गए, उन्होंने जंगल काटने शुरू किए। और हमारे जैसे क्या बोलते थे बुजुर्ग, पागल हो क्या, जंगल काट रहे हो, क्या बनेगा। उनको पता था सर, धीरे धीरे आज जितने जितने जंगल काट लिए वो जमीनें उनको अलाट होगी, वहां पे हाईवे बन गए, आज उन्हीं जमीनों की करोड़ों रुपए वैल्यू है। उस वक्त जिन्होंने जितने जंगल काट लिए उतनी बड़ी संपत्ति उनके पास है। आज भी आरसीएम के जंगल कट रहे हैं, ध्यान रखना। उन जंगलों से भी पावरफुल ये जंगल है। उस किले की कीमत तो एक लिमिट है। अगर आपने व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया, उसको सिखा दिया, ट्रेंड कर दिया, आने वाले टाइम में अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है वो आपकी। खाली आपकी नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों को वो जो वृक्ष आपने लगाया है वो फल भी देगा और छाया भी देगा। ध्यान रखना। तो वही बात है घनश्याम पटवारी की, ये खाली पड़ी जमीन है, जितनी आपने नाप ली आपकी, नहीं तो किसी और के बाप की। मुंह में शक्कर पैर में चक्कर, चलते रहें, जाना पड़ेगा। क्योंकि दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, शराब बेचने के लिए लोग खुद आते हैं, अच्छी चीज वाले को हमेशा घर से निकलना पड़ता है। आरसी में एक मिशन है, हमें लोगों को बताना पड़ेगा घर घर जाके। तो ये दो हो गए, मुंह में शक्कर पैर में चक्कर सिर पे बर्फ। सामने वाला कुछ भी बोल दे, गाली गलौज नहीं करना है, बिल्कुल शांत रहना है। वो हाँ करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुस्सा, ध्यान रखना सर, गुस्सा इतना खतरनाक है। बहस नहीं करनी है। जेल में ऐसे लोग बंद हैं जो अपने 5 मिनट के गुस्से को, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, 5 मिनट के क्रोध की वजह से आज वो जेल में बंद है। और वो वहां पे जाके उस वक्त महसूस करते हैं, काश हमने 5 मिनट विचार कर लिया होता। बहस नहीं करनी है सर। जितनी देर में हम एक व्यक्ति से बहस करेंगे उतनी देर में तो दूसरे व्यक्ति को प्लान दे देंगे। ध्यान रखना, बहस नहीं करनी। अपने को सतीश पंडित जी बोलते हैं, अपना जो पार्ट है वो पॉजिटिविटी है। हमारी इंडस्ट्री का जो पार्ट है वो पॉजिटिविटी है। और मान लो एक व्यक्ति नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट तो हमारी इंडस्ट्री का है ही नहीं है। आप सिंपल तरीके से उसको प्लान बताओ, वो हाँ करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। भाई मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, माने तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। बहस नहीं करनी है। और बहस के लिए एक मेरे को स्टोरी याद आ गई, ये भी नोट कर लें, काम आएगी। एक बार एक गधे में और हाथी में बहस हो गई। हाथी कहने लगा भी आसमान नीला है, और गधा कहने लगा जी आसमान लाल है। तो हाथी कहने लगा ये आसमान तो नीला होता है, पर गधा कहने लगा आसमान तो लाल है। तो दोनों में बहस छिड़ गई। तो दोनों बहस छिड़ गई, तो जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो हाथी ने कहा भी चलो जंगल के राजे के पास चलते हैं, इसका फैसला वही करेंगे। तो जंगल के राजे शेर के पास आए, और हाथी ने बड़े चौड़ा होकर बोला, देखो जी ये गधा बहस कर रहा है, ये कहता आसमान का रंग लाल है, मैं कहता हूँ आसमान का रंग नीला है, और जबकि आसमान का रंग नीला था। शेर ने क्या कहा अपने सैनिकों को, बोले हाथी को 10 कोड़े लगाओ। तो हाथी को 10 कोड़े लगाओ, और हाथी कहने लगा जी मैं तो सही हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मुझे 10 कोड़े क्यों लगा रहे हो, ये गधा झूठ तो ये बोल रहा है, इसको लगाओ। वो शेर ने आगे से क्या कहा, अरे हाथी जब तुम्हें पता है ये गधा है तो इसके साथ बहस क्यों कर रहे हो। तो सर बहस नहीं करनी है। जितनी देर में हम एक आदमी को बहस करके पॉजिटिव करेंगे उतने तो। दूसरी बात ध्यान रखना सर, बहस से मान लो आप तुरंत खाओ 1 मिनट के लिए, आपने 10 लोगों में अपनी वाई वाई के चक्कर में उस आदमी की इमेज वैल्यू खत्म कर भी दिया और अपने आप को सही साबित कर भी दिया। सतीश पंडित जी कहते हैं वो काले चोर के साथ जुड़ जाएगा पर आपके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। तो सामने वाले को थोड़ा बचने का मौका दो, उसकी ईगो को हट मत करो। तो मुंह में शक्कर पैर में चक्कर सिर पे बर्फ। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखें सर फील्ड में। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया। तो थोड़ी सी मैं 5 मिनट थोड़ा सा और लेना चाहूंगा सर। मैं थोड़ा सा एक रियल में पहले दिन से मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, मैं एक कट्टर देशभक्त हूं। और रियल में मेरे लिए जात पात ऊंच कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे नानक जी के मैं बताए कदम पे प्रयास करता हूं चलने का, वो भी तो 1% भी शायद नहीं हूं। लेकिन रियल में मैं चाहता हूं, वो सतीश पंडित जी की बात मुझे हमेशा याद है। वो कहते हैं क्या हुआ चंद फूल गुलशन में खिले, क्या हुआ चंद फूल गुलशन में खिले, अरे मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। दोस्त ये बिजनेस माहौल बनाने का है, और माहौल कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता। पार्ट 1 में माहौल था, एजुकेशन इस तरह के प्रोडक्ट नहीं थे। आज सब कुछ हमारे पास है लेकिन माहौल नहीं है। और खासकर हरियाणा में, बाहर तो है सर, हरियाणा में थोड़ा सा क्या ना ईगो फैक्टर, माफ करना, ईगो फैक्टर बहुत ज्यादा है। हम ये तो चाहते हैं बिजनेस बढ़े, मान लो पीयूसी वाला क्या चाहता है, मेरे पीयूसी की सेल बढ़े, लेकिन उसका ईगो फैक्टर क्या है, वो कहता है बिजनेस किसी और का ना बढ़े। अरे भाई तुम्हारे पीयूसी की सेल तभी बढ़ेगी जब बिजनेस किसी और का बढ़ेगा।
मान लो वो पीयूसी पे मीटिंग रखता है, उसकी मीटिंग में 2 लोग उसके नहीं है, बाहर किसी वाले के 50 आ गए। अरे 50 लोग सेल तो करेंगे ना, तुम्हारे पीयूसी की सेल तो बढ़ेगी, तुम्हें क्या आपत्ति है तुम्हारे कितने किसी और के कितने। तो सर माहौल बनाइए, प्रेम प्यार कीजिए एक दूसरे से, ये भाईचारे का बिजनेस है, चलेगा तो सबका चलेगा, नहीं तो किसी का नहीं चलेगा। अरे जब बारिश होगी तो सबके खेत में होगी ना। भाई मैं चाहूं मेरे मेरे खेत में बारिश हो जाए, किसी और के खेत में बारिश ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मैं ये सोचूं मेरे खेत में बारिश ना हो जाए, पड़ोसी के ना हो, कुदरत उल्टा कर सकती है। पड़ोसी के खेत में हो तेरे खेत में ना हो, ये तो कर देगी, लेकिन तेरे तेरे खेत में हो पड़ोसी के खेत में ना हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो ये भाईचारे का बिजनेस है, तो देश के प्रति लगाव मेरा बचपन से है सर। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट है, लास्ट में मेरे भाव हैं खान साहब। मेरा मन है रियल में जो मैं फील करता हूँ आरसीएम के प्रति। तो अगर आपकी आज्ञा तो मैं चाहता हूँ सर, दो दो शब्द में थोड़ा सा आरसीएम के प्रति मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनना सर। आरसीएम एक मिशन है। अ, एक कंपनी है सर, यूनिलीवर। यूनिलीवर कंपनी है, वो जब हमारे देश में आई थी तो 24 लाख रुपए से उसने अपना कारोबार शुरू किया था। आज उसने अपना नाम, वो क्या करती है, इतनी शातिर कंपनी है, हिंदुस्तान में उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर, है वो फॉरेन की कंपनी है। पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान लीवर, वो जिस देश में जाती है उस देश का नाम आगे जोड़ देती है। 24 लाख रुपए से जिसने कारोबार शुरू किया था, आज 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है उसका, फॉरेन कंपनी का। दुर्भाग्य देखिए हमारे देश में 70 से 80% प्रोडक्ट तो हम विदेशी यूज करते हैं। अरे जब 70 से 80% प्रोडक्ट विदेशी यूज कर रहे हैं तो पैसा कहां जाएगा, पैसा विदेशों में जाएगा, तो अपना देश तरक्की कहां से करेगा। सर हम किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, ये आरसी मिशन है, इसको समझें आप। अत्री जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैथ या तो लगाओ ना लगाओ तो पूरा लगाओ। 65 लाख करोड़ रुपए का करियाना बिकता है सर, 65 लाख करोड़ रुपए का करियाना, लेकिन वो बिकता मेडिटेटर के थ्रू है। जैसे हम प्लान में दिखाते हैं 50 रुपए की चीज कंपनी ने बनाई, मेडिटेटर के थ्रू, बिचौलियों के थ्रू होते होते कस्टमर तक 100 रुपए की पहुंची, 50 रुपए बीच वाले कहाँ गए, बिचौलियों में। अरे जब 65 लाख करोड़ का 50%, 32.5 लाख करोड़ रुपया बीच में गया, जिसमें से 70 से 80% प्रोडक्ट तो विदेशी है, तो मोटा पैसा तो विदेशों में चला गया, जो बचा वो ऐड वाले ले गए, तो अपने पास क्या रहा। और फिर व्यक्ति अखबार उठाता है सुबह, ये भी खराब वो भी खराब, 4 गाड़ियां मोदी को देगा, 4 गाड़ियां सरकार को देगा। अरे भाई देश किसका है, सरकार के भरोसे मत रहे, देश हमारा है। तो देश हमारा, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। लेकिन हमें सिखाया क्या गया, हमें स्कूल में सिखाया देश की रक्षा कौन करेगा, हम कहते जी हम करेंगे हम करेंगे। हम कहते देश किसका है, हमारा। अगर मैं पूछूं पत्नी किसकी है, फिर बोलेंगे जी मेरी है। नहीं, पत्नी तो मेरी है और देश हमारा है। देखो मेरी में क्या होता है, एक फीलिंग आती है अपनेपन की, मेरी है। हमारे में कोई बात नहीं, देश की रक्षा हम करेंगे, मैं नहीं करूंगा, खान साहब कर लेंगे, खान साहब सोते हैं वो नहीं करेंगे, कोई और कर लेंगे। तो सर देश हमारा है, हमारा नहीं है, मेरा है, इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी भी मेरी है। अब थोड़ा विचार करें, उस 65 लाख करोड़ में से अगर 10% भी टर्नओवर आरसीएम से होने लग जाए, 65 का 10% बनता है 6.5 लाख करोड़। कल्पना करें तेरा मेरा छोड़ दे ग्रुप को, अगर आरसीएम का टर्नओवर 10% भी उसमें से हम इधर कन्वर्ट कर पाए, 65 लाख करोड़ का 10%, 6.5 लाख करोड़, उसका 45% कंपनी वापस बांटती है, 2,92,500 करोड़ रुपया वापस बटेगा। सोचो कितना बड़ा विकास होगा सर, कितना बड़ा देश में खुशहाली आएगी, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जब वो फीलिंग उस तरह की आएगी, माफ करना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा ओपन चला है आज तक, जब मैं बिना सूझबूझ के साथ बताता था तो अलग चीज थी, जब मैंने सरेंडर कर दिया, आप मुझे जज के सामने, एसपी डीएसपी के सामने बिठा दो, मैं उसको हजारों फायदे बता दूंगा आरसीएम के। हाँ मैं ये नहीं कहता हूं मेरे कहने से ज्वाइन हो जाएगा, मैं उसको हजारों फायदे बता दूंगा, वो एक कमी नहीं बता सकता। हमें पता ही नहीं हमारे पास कितनी बड़ी पावर है, चंदन का बाग है सर, हम इसको आम लकड़ी समझ रहे हैं, आम प्रोडक्ट के साथ तुलना करें, ये देश की काया पलट कर सकता है। तो ऐसे ही लास्ट में मेरे दो भाव हैं आरसीएम के प्रति, अगर उस तरह की फीलिंग, उस तरह की फीलिंग के साथ आरसीएम करेंगे तो मैं अभी देखिए, सत्संग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जो